अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर। जी हाँ दोस्तों, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर और बोल दे उस किस्मत को, दम है तो इसे मिटा कर दिखा। तो जय हिंद मेरे शेर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में, और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज आपकी किस्मत को बदलने के लिए, या यूं कहा जाए आपका जो पूरा का पूरा जो टर्म का एग्जाम है उसको बदला गया, और जो बदलाव आया उस बदलाव को समझने के लिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए वेरी स्पेशल होने वाला है। क्योंकि अगर आज आप लोग ये टॉपिक को समझ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जो भी 2023 में आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, वो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। और आप भी गर्व से कहोगे कि हम तो मांझी है रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बात करते हैं आज जैक बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2023 का, जो एक रिसेंटली एक नया पैटर्न तैयार किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा। तो बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा सवाल था, जैसे टर्म कितने टर्म में एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा, परीक्षा की तिथि क्या रहेगा, क्वेश्चन टाइप क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का क्या मार्जिन रहेगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी बच्चों के द्वारा पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चंस का आज आंसर होगा, हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। तो आप देख सकते हो, एक तरफ हम लोगों ने क्लास 8, 9 और 11th का एक पोर्शन बनाया है, और इधर देखोगे तो क्लास 10th और क्लास 12th का यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए ये इधर का पूरा जो सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 12th में आपको मैं बता दूं कि जो तीनों स्ट्रीम है आपका, जैसे आपका हो गया आर्ट्स हो गया, आपका साइंस हो गया और आपका कॉमर्स हो गया, तो तीनों स्ट्रीम पे भी क्या करेंगे हम लोग बातें करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 8, 9 और 11 का। तो अभी आपको पता होगा कि फाइनली जो टर्म है आपका, वो पूरा का पूरा पहले जो था वो 2 टर्म में एग्जाम होने वाला था, लेकिन अब क्या होगा, 1 टर्म में एग्जाम होगा। और वो टर्म क्या होगा आपका, 1 टर्म में एग्जाम होगा। कितना टर्म में होगा, तो 1 टर्म में क्या होगा आपका परीक्षा होने वाला है, 1 टर्म में परीक्षा आपका होने वाला है। दूसरी बात मैं अगर बात करूं सिलेबस का, तो सिलेबस अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके सिलेबस में ना चेंजिंग होने वाला है, यानी कि सिलेबस जो है आपका वो नो चेंज रहेगा। सिलेबस आपका क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, किसी तरह का कोई सिलेबस जो है चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर एक संभावित देखा जाए, अगर संभावना देखा जाए, तो अभी भी अगर आप देखोगे तो 80% चांस है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी ऐसा भी है कि 20% ये भी चांस है कि आपका सिलेबस जो है चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप मैं क्लास 8, 9 और 11th का बात करूं तो आपके सिलेबस में चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये 80% संभावना है कि चेंज नहीं होगा, बस 20% संभावना है कि चेंज हो सकता है। लेकिन 20% थोड़ा कम हो जाता है, तो चेंज जो है आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं परीक्षा के तिथि के बारे में, तो आपको पता होगा कि आपका परीक्षा जो होगा वो 2023 में होगा। कब होगा, 2023 में होगा, यानी कि 2022 में आपको किसी भी तरह का परीक्षा जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी एक अर्धवार्षिक परीक्षा जो स्कूल की ओर से लिया जाता है, प्री मैट्रिक एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हो सकता है कि प्री मैट्रिक एग्जाम आपका ले लिया जाए। लेकिन ऐसे आपका जो एग्जाम होगा 2023 में देखने के लिए मिलेगा। और 2023 में अगर बात किया जाए तो अप्रैल, कब देखने के लिए मिलेगा, अप्रैल टू मई में। कब देखने के लिए मिलेगा, अप्रैल टू मई के बीच में आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। किसका, तो क्लास 8, 9 और 11th का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल से मई के बीच में देखने के लिए मिलेगा। बात किया जाए क्वेश्चन टाइप का, तो आपको पता होगा कि आपका जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा वो MCQ क्वेश्चन रहेगा, जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें 4 ऑप्शंस रहते हैं या 4 से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, विकल्प रहेगा, और उन विकल्पों में से आपको किसी एक प्रश्न को चुनना है और उसका क्या करना होगा, उत्तर देना होगा। तो MCQ क्वेश्चन, यानी कि इसको आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप बोल सकते हो, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर 1 नंबर वाले आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके 80 प्रश्न पूछे जाए,
या ऐसा भी संभावना है कि 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या ऐसा भी संभावना है कि आपके 2.5 नंबर वाले प्रश्न यानी कि 2.5 जो प्रश्न होता है 2.5 कितना 2.5 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको 2 नंबर वाले प्रश्न या अगर देखोगे तो 2.5 नंबर वाले प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो या तो आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे या तो आपके 80 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या ऐसा भी होगा कि आपके हो सकता है तब को 30 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर अभी मैं भी डाउट में हूं। जब तक मॉडल पेपर नहीं आएगा ये डाउट दूर नहीं होने वाला है। तो या तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर 1 नंबर के हिसाब से होगा तो 40 प्रश्न, अगर 80 प्रश्न, और अगर 2 नंबर के हिसाब से आपका होगा तो कुल मिला के आप देखोगे तो 40 प्रश्न। और अगर मान लिया जाए कि चलो भाई कि आपका 2.5 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाए 2.5 तो लगभग 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको मेरे हिसाब से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपका क्या होगा 2 नंबर के इक्वलिटी के हिसाब से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि 2020 के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न किया गया वो 2020 के हिसाब से किया गया है। 2020 में 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए थे और 2.5 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए थे, 1 नंबर वाले प्रश्न उसमें नहीं पूछे गए थे। तो अकॉर्डिंग अगर 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुल मिला के आपको 40 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो 80 नंबर का आपका क्या हो जाएगा थ्योरी, क्या हो जाएगा थ्योरी, और आपका 20 नंबर का क्या हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट, या आप बोलोगे प्रैक्टिकल नंबर। तो इंटरनल असेसमेंट ऐसे ही सब्जेक्ट में मिलेगा जिसमें आपका प्रैक्टिकल नंबर नहीं मिलता है, और जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नंबर मिलता है उसमें आपको इंटरनल असेसमेंट नंबर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो आपका साइंस, मैं किसका बात करूंगा, अगर आप क्लास 8 में हो तो मान लो कि साइंस जो आपका है मतलब विज्ञान जो है, तो विज्ञान में आपको प्रौद्योगिकी की परीक्षा होती है, यानी कि आपका प्रैक्टिकल नंबर होता है। तो उस सब्जेक्ट में आपको क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब आप अगर कक्षा 11वीं में हो तो कुछ ऐसे विषय है, जैसे मैं भूगोल का बात करूंगा, उसके बाद कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे तो आपको वहां पे 35 नंबर का आपको क्या मिलता है प्रैक्टिकल नंबर मिलता है। कितना मिलता है 35 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होता है। तो इन केस अगर 35 नंबर का प्रैक्टिकल अगर आपका होता है तब आपको सॉरी कितना 30 नंबर का, 35 नहीं 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितना नंबर का होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लास 11th के कुछ आपको सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर उन सब्जेक्टों में अगर 30 नंबर का अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपका जो थ्योरी होगा वो 70 नंबर का थ्योरी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है तो थ्योरी आपको कितना देखने के लिए मिलेगा 30 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, और उसमें आपको किसी तरह का इंटरनल असेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ध्यान रहे इस बात पे कि इंटरनल असेसमेंट उन्हीं सब्जेक्ट में मिलता है जिन सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल नंबर नहीं दिया जाता। और ये जो इंटरनल असेसमेंट नंबर होती है ये आपके कुछ आधार होते हैं, मापदंड के कुछ आधार होते हैं, जैसे आपकी स्कूल में उपस्थिति क्या थी, आप जिस सब्जेक्ट को कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आप कितने ज्यादा अपने आप को एग्रेसिव दिखाते हो, कितने ज्यादा आप उसमें ग्रेस हो, कितने ज्यादा पढ़ने में तेज हो, और आप कितने लेवल अचीव कर पाए हो, उसके हिसाब से आपको क्या मिलता है नंबर मिलता है। रही बात अगर बात किया जाए क्लास 9 में, तो जो एग्जाम होगा अगर आप क्लास 9 में हो तो जो आपका एग्जाम होगा वो एक बार में आपको 2 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप क्लास 9 में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार में आपको 2 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम लेगा। जैसे आपका मैथ और साइंस का एक साथ आपको एग्जाम ले लेगा, आपका एसएसटी और जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसका आपका एग्जाम ले लेगा, और जो आपका इंग्लिश और हिंदी है उसका आपका एक बार में एग्जाम लेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मैथ से, और 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे किससे, साइंस से। उसी तरह 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इंग्लिश से, और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से, और उसी तरह देखोगे तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे एसएसटी से, और 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे किससे, जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू 2020 मैंने क्या बोला कि अगर 2020 के अकॉर्डिंग आपका अगर एग्जाम लिया जाता है तो आपको क्लास 9 में एक बार में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। कितना सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का। तो अगर 2 सब्जेक्ट का आपका एक बार में एग्जाम होगा तो 20-20 नंबर करके आपको क्या होगा कि 20 नंबर का मैथ का, 20 नंबर का साइंस का, 20 नंबर का इंग्लिश का, 20 नंबर हिंदी का, 20 नंबर एसएसटी का, और 20 नंबर एडिशनल नंबर का आपको क्या मिलेगा एग्जाम देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड।
अगर आप क्लास 8 में हो तो आपको एक बार में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लेगा, जैसे मैथ, साइंस और एसएसटी का एक बार ले लेगा, और इंग्लिश, हिंदी और जो भी आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसका आपको इंग्लिश एग्जाम जो है देखने के लिए मिलेगा। और अगर वही आप अगर क्लास 11th में हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट में, जैसे आप मान लो कि आप साइंस में, आर्ट्स में हो, तो आपको आर्ट्स के लिए 3 सब्जेक्ट का एग्जाम एक साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स में हो तो एक बार में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और अगर आप साइंस में हो तो एक बार में क्या होगा कि आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि अगर साइंस में हो क्लास 11 में तो आपको एक बार में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एक साथ ले लिया, मैथ और जो एडिशनल सब्जेक्ट उसका एक साथ ले लेगा, और जो आपका इंग्लिश है उसका एक साथ ले लेगा। तो उसी तरह कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट होता है उसका ले लेगा, जैसे आप मान लो कि आर्ट्स में हो तो हिस्ट्री का और जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसको ले लेगा, साथ में एक्स्ट्रा का अलग से ले लेगा, हिंदी इंग्लिश को एक साथ ले लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका परीक्षा जो होगा, तो यानी कि अगर देखा जाए तो क्लास 9 में आपको 2 सब्जेक्ट का, और क्लास 8 में 3 सब्जेक्ट का, और अगर क्लास 11 में साइंस में हो तो आपको 2 सब्जेक्ट का, कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट का, और आर्ट्स में हो तो आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम एक साथ आपको देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू 2020 अकॉर्डिंग टू 2020 का जो आपका पूरा का पूरा अगर एग्जाम पैटर्न फॉलो करता है। तो अब बात करते हैं क्लास इंटर और मैट्रिक के बाद बच्चों का, जो बच्चे क्लास 10th में और क्लास 12th में है, तो इनका भी जो परीक्षा होगा वो एक ही टर्म में होगा। क्या होगा? एक ही टर्म में क्या होगा? आपका परीक्षा होगा। अगर मैं बात करूंगा कि ये जो आपका परीक्षा होगा, सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो सिलेबस भी आपको नो चेंज दिखेगा, यानी कि सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंजेस जो है आपको नहीं दिखेगा। अगर आप मेरा बात मानोगे तो आपको 80%, 80 नहीं मैं बोलूंगा कि अगर आप मेरा बात मानोगे तो लगभग 75% चांस है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो अभी भी आपके पास 25% ऐसा चांस है कि आपका सिलेबस चेंज हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब नया पैटर्न है तो बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि सर अभी हमारा जो पहले जो एग्जाम हो रहा था वो एग्जाम 2 टर्म में बांटा था, एक था टर्म 1 और एक क्या था आपका था टर्म 2। तो अगर 2 टर्म में एग्जाम है तो टर्म 1 में पूरा का पूरा आपको पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने वाले थे, और टर्म 2 में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाना था, और उसके हिसाब से आपका सिलेबस भी जारी हो गया। तो जब सिलेबस जारी हुआ, अब एक नया जब पैटर्न आया तो इस पैटर्न में बोला जा रहा है कि आपका एक ही बार में एग्जाम लेगा, और अभी तक ये कोई कंफर्मेशन नहीं किया है कि आपका एग्जाम या तो ऑब्जेक्टिव लेगा कि सब्जेक्टिव लेगा, कि सब्जेक्टिव लेगा ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के लेगा। और साथ में ये भी नहीं बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न कितना रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना रहेगा। ये सारे चीजों के बारे में किसी तरह का कोई व्याख्यान हमारा जेक बोर्ड के ओर से या मैं बोलूंगा शिक्षा मंत्री की ओर से नहीं किया गया। तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने हिसाब से देखूंगा तो उसके हिसाब से आपका एक सिलेबस चेंज हो सकता है, नया सिलेबस आ सकता है जिसमें डिफरेंट से बता देगा कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना पूछेगा या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, ऐसा संभावित कर सकता है। तो बात करेंगे तो उसके हिसाब से चेंजिंग हो सकता है। 25% चांस है कि सिलेबस चेंज हो, लेकिन 75% चांस है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। और अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि जब एक टर्म में आपका एग्जाम होगा, यानी कि फाइनल एक ही बार में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, जिस तरह से 2022 में आप देखोगे कि 2022 का आपको परीक्षा हुआ था कि अपने फाइनल एग्जाम में टर्म 1 टर्म 2 दोनों का आपने परीक्षा दिया था। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम 2023 में लिया जाता है, और 23 में कब? फरवरी टू मार्च, फरवरी टू कितना में, अगर मार्च में आपका एग्जाम लिया जाता है तो आपका एग्जाम फरवरी टू मार्च में ही होगा। अगर एक टर्म में आपका परीक्षा होगा तो आपका जो एग्जाम का जो डेट रहेगा 2023 में, फरवरी से मार्च के बीच में आपका परीक्षा जो है पूरा का पूरा ले लेगा। यानी कि फरवरी के लास्ट में शुरू करेगा और मार्च में खत्म हो जाएगा, और अगर मार्च में शुरू करता है तो अप्रैल में खत्म होगा, लेकिन मार्च तक खत्म कर देगी आपकी परीक्षा, ऐसे मुझे लग रहा है। रही बात क्वेश्चन टाइप का, तो आपका दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और साथ साथ में सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। अगर मैं अकॉर्डिंग टू अगर मेरे हिसाब से लेके जाओगे, लेकिन अगर नया सिलेबस जारी करता है तो हो सकता है चेंजेस किया जाए, क्योंकि अगर नोटिस को आप ध्यान से पढ़ोगे तो नोटिस में किसी तरह का कोई व्याख्यान किया ही गया नहीं है कि किस तरह के जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लो, अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो तो ऐसे इस साल जो आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला था वो आपका क्या था कि आपको 1 नंबर वाले जो प्रश्न था, जो टोटल मान लो कि टर्म 1 में 40 प्रश्न आपको पूछा था, समझिएगा बोर्ड से कि टर्म 1 में
मान लो कि 40 नंबर का आपका परीक्षा होने वाला था, अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता तो 40 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता, जिसमें से 30 नंबर के जो प्रश्नों का संख्या जो एक अंक के जो प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न थे, टोटल 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता, यानी कि 30 प्रश्न पूछे जा सकते थे। अभी जो 30 प्रश्न था, इस 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न को भी आप क्या करो, 3 भाग में बांट दो। तो 30 प्रश्नों में से जो 20 प्रश्न था आपका, वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था, जिसमें आपके बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते थे। और जो 10 नंबर का प्रश्न था, तो 10 नंबर को 5 नंबर जो बांट दो, यानी कि 5 नंबर जो बांट दो, तो ये 5 नंबर जो था आपका 1 वर्ड का क्वेश्चन था, यानी कि 1 शब्दों में उसका आंसर देना था। और जो 5 नंबर बचता है माय डियर फ्रेंड, उसको आपको 1 लाइन में आंसर देना था। यानी कि आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके थे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कुल मिला के कितने थे, 30। तो 30 प्रश्न पूछे जा बने, टोटल देखोगे तो 30 नंबर का एग्जाम होता, लेकिन उसमें से 20 नंबर का आपका क्या होता, एमसीक्यू क्वेश्चन होता। क्या होता, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको क्या होता, 20 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलता। तो यानी कि अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो आपके जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन रहेंगे, वो मेरे हिसाब से तो टोटल आपको 40 एमसीक्यू प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मैं अगर मानता हूं, अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे तो 40 एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी जो 40 एमसीक्यू होगा वो केवल टर्म 1 से पूछा जाएगा कि केवल टर्म 2 से पूछा जाएगा। तो ये जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपका, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो टर्म 1 में किसका बात करूंगा, टर्म 1 और एंड टर्म 2 दोनों से ही आपका क्या पूछा जाएगा, 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर बोला क्या गया कि एक टर्म में एग्जाम होगा, क्या बोला गया, एक टर्म में एग्जाम होगा, ये नहीं बोला है कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। यानी कि जो 2 बार एग्जाम होता है, जैसे आपका टर्म 1 के एक बार एग्जाम होता, टर्म 2 का एग्जाम होता, ये नहीं करेगा, दोनों एग्जाम को एक साथ ले लेगा, जैसे अगले बार हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 40 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 40 नंबर का जो प्रश्न होगा आपका, देखिए 40 एमसीक्यू प्रश्न, यानी कि 40 इंटू 1, तो यानी कि 40 नंबर का अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है माय डियर फ्रेंड, तो 40 नंबर का आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा 1 वर्ड प्रश्न। क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो जो भी आपको एक शब्द में, यानी कि क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, एक शब्द में उत्तर वाला दिखेगा, एक वाक्य में उत्तर वाला दिखेगा, और साथ साथ में आपको क्या दिखेगा कि 5 नंबर वाले क्या दिखेंगे, 5 नंबर वाले क्या देखेंगे, प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो एक तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिख जाएंगे 40 नंबर का, यानी कि 40 प्रश्न, और साथ में जो 40 प्रश्न पूछा जाएगा हुआ तो एक शब्द का प्रश्न और एक वाक्य का प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कहा गया कि एक टर्म में परीक्षा होगा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि टर्मों में बदलाव, यानी कि हो सकता है कि जो आपका फाइनल एग्जाम हो सकता है, मैं संभावना के साथ बता रहा हूं, अगर 75% चेंज नहीं होता है तो ये संभावना हो सकती है कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 का जो परीक्षा होगा वो एक ही बार में ले लेगा। तो 40 नंबर के एमसीक्यू उस हिसाब से देखने के लिए मिलेगा, और आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर चेंज होता है आपका पैटर्न, अगर मान लो कि जी जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, अगर 25% जो संभावनाएं हैं चेंज होने का, अगर मान लो चेंज हो जाता है, तो उस समय आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो 1 अंक वाले प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, एसटीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आपको एलटीक्यू क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, अगर पैटर्न में किसी तरह का बदलाव होता है तो। लेकिन अगर बदलाव नहीं होता है तो आपको 40 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको जो 40 जो नंबर का जो आपका एग्जाम होगा उसमें एक शब्द वाले, एक वाक्य वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। ऐसा मेरा दावा है, मुझे लग रहा है। तो ये तो रही आपकी बात। रही बात इंटरनल असेसमेंट का, तो आपको 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट या आपको प्रैक्टिकल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट में अगर 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल देखने के लिए मिलता है, तो उस सब्जेक्ट का कुल मिला के देखोगे तो 70 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। और अगर 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम हो रहा है तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो संख्या है उसको घटाया जाएगा, अगर सिलेबस चेंज होता है तो। ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं होता है तो। लेकिन अगर सिलेबस चेंज होता है तो आपके जो 1 अंक वाले जो प्रश्न है उसी की संख्या में आपको घटने के लिए दिखाने के लिए मिलेगा। रही बात, एक बच्चे ने प्रश्न अभी कॉल करके पूछा कुछ देर पहले कि सर एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स के बारे में बताएं कि क्या एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स जुटेगा या नहीं जुटेगा।
तो गौर कीजिएगा ये आखिर ये जो एडिशनल सब्जेक्ट होता क्या है, हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बोला, टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से मैंने जो चीजें बोली। तो थोड़ा मैं इसको मिटाऊंगा, मैं यहीं पे इसको मिटाता हूं। तो अगर आप देखोगे तो मान लो कि आप क्लास 10th में हो, मान लो कि आप क्लास 10th में हो, मैं मान लेता हूं कि मैं कौन से क्लास में हूं, मैं क्लास 10th में हूं और मैं एग्जाम दे रहा हूं। तो कुल मिला के देखोगे तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपको 5 विषय में क्या करना होता है, 5 विषय में आपको क्या करना होता है, पास करना होता है। 5 विषय में आपको पास करना होता है। अगर 5 सब्जेक्ट में आप पास हो तब जाके आप क्या होते हो, पास होते हो। ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू जो भी हिसाब मैंने जो भी एग्जाम का रूल है, परीक्षा का रूल है। तो मान लिया जाए कि पहला एक सब्जेक्ट मैथ है मेरा, दूसरा मेरा मैथ से नहीं, पहले मैं शुरू करता हूं, मैं बात करता हूं इंग्लिश, दूसरा हो गया हिंदी, तीसरा हो गया मैथ, चौथा हो गया आपका साइंस और पांचवा आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, पांचवा सब्जेक्ट आपका हो गया SST और छठा सब्जेक्ट एक मैंने ले लिया जिसको मैं क्या बोलता हूं, संस्कृत, SAN संस्कृत। ठीक है, अब होता क्या, इसका थोड़ा फंडा आप समझ लीजिएगा। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स जुटेगा कि नहीं जुटेगा सर इस टर्म में, तो अगर आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का परीक्षा होता है, यानी कि अगर मान लो कि मेरा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैंने संस्कृत रखा है, अगर मैंने संस्कृत का परीक्षा दिया, उसका अगर परीक्षा हुआ तो उसका मार्क्स आपको जुटेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का परीक्षा ही नहीं होगा तो उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। यानी कि अभी तक कोई ऐसा कहा नहीं गया कि आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, ऐसा किसी तरह का कोई बात नहीं कहा है। तो आपको क्या करना है, इसका तैयारी करना है। लेकिन अगर परीक्षा नहीं होगा तो मार्क्स नहीं जुटेगा। लेकिन अगर मान लो कि परीक्षा अगर होता है तो किस तरह से मार्क्स जुटता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, देखिए मेनली रूप से देखोगे तो आपको मैथ में, साइंस में और SST में आपको पास करना होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा मान लो कि हिंदी और इंग्लिश में पास है और इन तीनों में से, जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि इंग्लिश में पास है, हिंदी में पास है, साइंस में पास है और SST में पास है, लेकिन मैथ में फेल है, तो बच्चा फेल है। अगर कोई बच्चा मान ले जाए इंग्लिश हिंदी में पास है, मैथ में पास है, लेकिन साइंस में फेल और SST में पास है, तो बच्चा फेल है। यानी कि आपको ये दोनों, ये तीनों जो आपका सब्जेक्ट दिखता है, मैथ, साइंस और SST, इसमें आपको पास करना होता है। तो आप बोलोगे सर कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का कब काम, अगर आप मान लो कि आपके जो 2 लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश और हिंदी, तो आप किसी एक विषय में अगर फेल हो जाते हो तो उस समय आपका क्या होता है, संस्कृत जो होता है जाके जुटता है और आपको क्या करता है, पास कर। जैसे मान लो कि आप SST में पास हो, साइंस में पास हो, मैथ में पास हो, लेकिन आप हिंदी में पास हो और इसमें क्या होते हो, फेल होते हो। और उस दौरान अगर आप संस्कृत में पास हो जाते हो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आप पास हो जाते हो। या ऐसा मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है जो इस इंग्लिश में पास है, हिंदी में फेल है और बाकी सब में पास है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो एडिशनल सब्जेक्ट कम काम करता है, आपका पासिंग मार्क्स पे काम करता है। दूसरा, ये तो पहला हो गया कि पास करने के लिए, माने कितना विषय में पास करने के लिए आपका काम करता है। दूसरा किस में करता है, मार्क्स में पास होने के लिए आपको हेल्प करता है। समझेगा कि अगर आप देखोगे बोर्ड एग्जाम का नियम है कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में आपको कितना लाना पड़ता है, 33% नंबर लाना होता है। अगर 33% आप नंबर ले आते हो तो पास। यानी कि 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो अगर एक विषय में, अगर मान लो कि 100 नंबर का अगर आपका एग्जाम होता है तो 100 में से हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कि आपका क्या है, अगर मान लो कि पहला हिंदी है तो हिंदी में आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको 33 लाना पड़ेगा, पासिंग सबसे कम नंबर। अगर आपका मैथ है तो मैथ में आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा, अगर साइंस है तो साइंस में आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा, अगर SST है तो SST में कितना लाना पड़ेगा, 33 नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि देखोगे तो अगर 500 का 33 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप क्या होते हो, पास होते हो। यानी कि अगर 500 का 33 नंबर देखोगे तो 33 इंटू 5, अगर देखोगे मैं काटूंगा, परसेंटेज में निकाल रहा हूं, तो इसका कितना हो जाएगा, तो देखोगे तो 5 या 15 का 5 हाथ में रहा है, 5 या 15 16, यानी कि आपको टोटल 165 नंबर लाने हैं। अगर आप 500 में 165 नंबर ले आते हो तो क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। अब मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है, मान लिया जाए कि वो क्या करता है कि वो इसमें फेल होता है, इंग्लिश में फेल हो जाता है और इंग्लिश में मान लो कि 20 नंबर लाता है, लेकिन पास होने के उसको 33 नंबर चाहिए, पास होने के लिए 33 नंबर। और मैंने क्या बोला, 5 विषय में आपको पास होना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं उस समय अगर संस्कृत मान लो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लिया है वो बच्चा, तो उस समय अगर नंबर जोड़ा जाए तो 33 33 33 33 और 20, यानी कि देखोगे गौर करके तो 33 कितना बार है, 4 बार है, तो 33 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में, 4 तिया 12 को 2 हाथ में रहा 1,
4 3 12 13 यानी कि 132 और 20, 132 और 20 कितना हो गया 152, यानी कि वो बच्चा तब कितना लाया 152 नंबर लाया। लेकिन पास होने के लिए क्या चाहिए 165 नंबर चाहिए उसको। तो उस समय क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा लिया है वो सब्जेक्ट आपका जुटेगा, यानी कुछ समय आप इंग्लिश का मार्क्स नहीं बल्कि आपने जो संस्कृत का आपने एग्जाम दिया है और संस्कृत का जो आपने 33 नंबर लाया है, अगर मान लो सबसे कम 5 मार्क्स, वो मार्क्स आपका जुटेगा। यानी कि आप अगर 33 नंबर उस समय संस्कृत का जुट गया तो आप देखोगे तो 165 नंबर हो जाएगा। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका है वो आपको पास कराने के लिए है। यानी कि अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है माय डियर फ्रेंड, तो आपको क्या होगा कि आपको पास किया जाएगा और आप क्या होगा 20 मैंने आप पास होगे और आपका उस विषय पे जो नंबर है आपका जुटेगा। तो ये पूरे के पूरे माजरा थी जो भी टर्म 1 का 8 9 10th का 8 9 11 का और साथ में 11 और 12 10th और 12 का जो था मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में चैनल पे नहीं हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ध्यान से मैं बता दूं हमारे 3 चैनल है अभी, एक प्रीतम एकेडमी 2 और एक पंकज कुमार वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें आपको मोटिवेशन थॉट वगैरह मिलता रहता है जिससे आप मोटिवेट होगे और आगे भी बहुत कुछ करोगे। और ये जो चैनल 1 है जो प्रीतम एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब करनी है, क्योंकि आपके पास जितने भी बोर्ड के एग्जाम के रिकॉर्डिंग जितने भी आपके न्यूज आते हैं वो सारा का सारा वहां पे डाला जाता है। और जितने भी क्लास वाइज के और जो भी इंपॉर्टेंट्स आपके वीडियो है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के प्रेफरेंस और तैयारी अच्छे से हो, वो जो सब्जेक्ट होगा आपको यहाँ पे प्रीतम एकेडमी 2 पे मिलेगा। तो प्रीतम एकेडमी 2 को भी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए। हाँ एक बात, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो टर्म 1 और टर्म 2 पे दोनों मिला के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी हिसाब से टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिलाकर आपके सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, उसको आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।